नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जो भी मेरा भाई बहन एसएससी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए हम एक स्टैटिक जीके की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, हमारा जो बैच का नाम है वो आपका जो रहने वाला है वो आपका प्रहार बैच रहने वाला है। तो जो भी मेरा भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो प्रहार बैच के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकता है और इस पूरी सीरीज को शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ देख सकता है। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जो भी भोले बाबा को मानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो हमेशा आपके एसएससी एग्जाम में रिपीट होता है। आज का जो हमारा पुरस्कार रहने वाला है, पुरस्कार में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेरे भाई नोबेल पुरस्कार। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो ये पुरस्कार आपकी विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक एक चीज हम इस टॉपिक की आपको कराने वाले हैं। तो जो भी भाई बहन सीरियसली एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और अपने स्टैटिक जीके को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। तो आज हमारा जो विषय है वो है आपका नोबेल प्राइज। अच्छा, नोबेल प्राइज को हम बहुत ही डिटेल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आज देखने वाले हैं, इसलिए तमाम भाई बहन हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी इस बार होने वाली है। नोबेल प्राइज को हम बहुत डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले ये बात जानते हैं कि जो नोबेल प्राइज है इसकी शुरुआत जो है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो नोबेल पुरस्कार की जो बिगिनिंग है, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल जी, इस प्रकार से पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी जो शुरुआत है वो आपके 1901 के आसपास होती है। मेरे भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत तो 1901 में हुई थी, लेकिन घोषणा कब हुई थी, क्योंकि एसएससी एग्जाम में ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर बात करें मेरे भाई नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की, तो घोषणा जो है वो 1900 में हुई थी। और नोबेल पुरस्कार जो देता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरे भाई जो नोबेल पुरस्कार है ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो जब नोबेल फाउंडेशन बना तो इसकी भी स्थापना हुई होगी। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि नोबेल जो फाउंडेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना मेरे भाई 29 जून 1900 को हुई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। घोषणा कब हुई? घोषणा आपके 1900 के आसपास हुई। और उसके बाद हमने पढ़ा कि नोबेल पुरस्कार को जो देगा वो नोबेल फाउंडेशन देगा। तो नोबेल फाउंडेशन कब बना? तो नोबेल फाउंडेशन आपका 29 जून 1900 के आसपास बना। आगे बढ़ते हुए तमाम साथियों के साथ सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो ये नोबेल पुरस्कार है वो क्यों दिया जाता है। हर एक बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे भाई ये नोबेल पुरस्कार है, ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। आप देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से, ये हमारे अल्फ्रेड नोबेल साहब है। कौन थे, इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में भी बात करेंगे। मेरे भाई जो अल्फ्रेड नोबेल है ये स्वीडन के महान वैज्ञानिक थे। देखिए अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के महान वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पर 1901 में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। मेरे भाई जो नोबेल पुरस्कार है वो इन्हीं के नाम पे दिए जाते हैं। अब कैसे दिए जाते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। साथियों, अल्फ्रेड नोबेल ने ऐसा क्या महान कार्य किया था? तो अगर अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो इनके द्वारा मेरे भाई 1867 ईस्वी में, याद रखना है भाई बहनों की 1867 ईस्वी में इन्होंने डायनामाइट, आप देख सकते हैं डायनामाइट है, चट्टानों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को फोड़ने के लिए यहाँ पे डायनामाइट बनाया गया था। तो डायनामाइट की क्या की थी इन्होंने? डायनामाइट की खोज की थी। तो डायनामाइट की खोज, आप डायनामाइट को देख सकते हैं, ये हमारे अल्फ्रेड नोबेल साहब है। इन्होंने डायनामाइट की खोज कब की? 1867 में। इसको चट्टानों को फोड़ने के लिए बनाया गया था, ताकि जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनको तोड़ने के लिए मदद मिल सके। तो डायनामाइट का इसके लिए उपयोग किया गया। लेकिन धीरे 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 आगे आते आते पुलवामा जैसे बड़े हमलों में भी इसका प्रयोग किया गया। गलत चीजों के लिए भी जो है मानव ने इसका जो है वो उपयोग किया। आगे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगर मैं बात करता हूं अल्फ्रेड नोबेल की, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कब हुआ? अगर इनके बारे में एसएससी क्वेश्चन दे देता है तो आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड बर्नार्ड जो नोबेल है, इनका जो जन्म है वो 1833 के आसपास हुआ था। मेरे भाई अगर बात करें अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की, तो अल्फ्रेड नोबेल की जो मृत्यु है वो 1896 में हुई थी। तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई थी। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो 1833 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो आपकी 1896 में हुई थी। तो दोनों बातें। 1867 में इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट को डिस्कवर किया था, जिनको चट्टानों को फोड़ने के लिए बनाया गया था। बाद में जो है वो इसको पुलवामा जैसे हमले में भी जो है उपयोग में लाया गया था, जिसमें हमारे बहुत सारे जवान भी शहीद हुए थे। तो तमाम बातें आपको जाननी होगी, तमाम बातें आपको देखनी होगी। अगर अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की बात करें तो कैसे इनका
कैसे लोगों को पता चला कि इनकी मृत्यु तो 96 में हो गई और नोबेल फाउंडेशन तो 1900 में बना था, ये बात आपके दिल और दिमाग में आ रही होगी। तो मेरे भाई जब इनकी मृत्यु हुई तो 1896 में जब इनकी मृत्यु होती है तो जो स्वीडन के लोग थे, इन स्वीडन के लोगों को इनकी मृत्यु के बाद इनके पुरस्कारों के बारे में पता चला कि उन्होंने अपनी जो इनकी वसीयत थी ना, इनकी वसीयत में उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि जितना भी मेरे पास धन होगा, जितने भी मेरे पास रुपए होंगे, उससे मिलने वाले वार्षिक ब्याज से, बोले तो भैया जितने इसके पास बहुत पैसा था और जितना पैसा इसके पास था उससे जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा, जो भी ब्याज आएगा, उससे विश्व के लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये बात बोली थी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। क्या बात बोली? जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी जो वसीयत थी इसके बारे में स्वीडन के लोगों को पता चला, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। लोगों को जैसे पता चला कि भैया आपका इन्होंने ऐसा लिखा था कि जितना मेरा धन होगा उससे जितनी भी इंटरेस्ट आएगा, जितना भी ब्याज आएगा, उससे हम दुनिया के जो लोग होंगे उनको क्या देंगे, जो अच्छा कार्य करेंगे उनको नोबेल प्राइज देंगे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। आगे बढ़ते हुए तमाम साथियों के साथ, जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 के आसपास होती है, बड़ा जो क्वेश्चन बनता है मेरे भाई वो ये बनता है कि जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो उस समय ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता था। तो शुरुआत के समय जो हमारा नोबेल पुरस्कार है वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। क्वेश्चन बन सकता है वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा नहीं है, आपको पता होना चाहिए कौन सा है कौन सा नहीं है। तो एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला क्षेत्र था हमारा साहित्य जिसको लिटरेचर भी कहा जाता है। दूसरा क्षेत्र था हमारा पीस जिसको शांति भी कहा जाता है। तीसरा क्षेत्र था हमारा भौतिकी जिसको आप फिजिक्स भी कहते हैं। और चौथा क्षेत्र था हमारा चिकित्सा जिसको मेडिसिन कहते हैं। और पांचवा क्षेत्र था हमारा रसायन जिसको केमिस्ट्री कहते हैं। अल्फ्रेड बर्नार्ड जो नोबेल साहब थे, उनका मानना था कि जो भी मेरा भाई बहन इन 5 क्षेत्रों में अच्छा कार्य करेगा उनको जो है हम क्या देंगे, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देंगे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी कि शुरुआत जो 1901 में हुई थी तो उस समय मेरे भाई कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि उस समय नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। मेरे भाई आगे बढ़ता है, और जो भी मेरा भाई बहन एसएससी एग्जाम की सीरियसली तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप जितने भाई बहनों तक शेयर कर सकते हैं, लाइब्रेरी में बैठे जो मेरे भाई बहन कोचिंग नहीं ले सकते उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से और बेहतरीन वीडियोज, आपको पेड कोर्सेज से भी बेहतर वीडियो मैं यूट्यूब के अंदर लेके आ चुका हूं। मेरे भाई शुरुआत में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है, वो 5 क्षेत्र भी हमने समझ लिए कि वो 5 क्षेत्र कौन से थे, लेकिन शुरुआत में 5 क्षेत्रों में ये देता है, लेकिन उसके लिए रुपए कौन देता है? तो उसके लिए रुपए देगा आपका नोबेल फाउंडेशन। याद रखना है मेरे भाई, ये क्वेश्चन बन सकता है कि शुरुआत में जो नोबेल पुरस्कार है वो 5 क्षेत्रों में तो दिया जाता था, लेकिन इसके लिए पैसा कौन देता है? तो अल्फ्रेड नोबेल का जो इंटरेस्ट का पैसा है, ब्याज का जो पैसा है, वही इसके लिए रुपए देंगे। तो शुरुआत का जो नोबेल पुरस्कार के 5 क्षेत्र है जो शुरुआत के समय जो शुरू हुए थे, उसके लिए जो राशि देगा वो कौन देगा? नोबेल फाउंडेशन। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना। लेकिन अब 1967 तक आते आते घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार जो है, आपको बेहतरीन तरीके से महादेव की कृपा से याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार जो है अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र के लिए भी प्रदान किया जाएगा। अच्छा, ये घोषणा कब हुई कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये घोषणा हुई थी आपकी 1967 में। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, 1968 में इसे क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। सबसे पहले घोषणा होती है, अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट होने के बाद इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। और फिर सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये क्वेश्चन बार बार एसएससी पूछ रहा है, 1969 में मेरे भाई बहन क्या दिया गया, आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये कौन सा क्षेत्र बना? अब 6ठा क्षेत्र बन गया था। देखिए, आपको तीनों बातों को बहुत ही अंदाज के साथ बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। देखिए, पहले जो 5 क्षेत्र है वो तो उसी समय शुरू हुए थे जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो 6ठा क्षेत्र था वो आपका इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्र था। और अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करता हूं, इसकी घोषणा कब हुई, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया जाएगा
ये घोषणा हुई थी मेरे भाई 1967 में, फिर 68 में इसको स्थापित किया गया, और आपका 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये 1969 में पहली बार क्या दिया गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपका इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार मेरे भाई पूछा गया है, और अगर कई बार पूछा गया तो फिर गलती करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। इस प्रकार से पुरस्कार दिए जाते हैं यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे होता है। अच्छा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र की जो पुरस्कार राशि है वो आपके लगभग लगभग हमारा जो, जब मैं देख रहा था तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, स्वीडिश क्रोनर। अब स्वीडन के देश देते हैं तो वहां पे स्वीडिश क्रोनर ज्यादातर चलते हैं, तो ये मान लीजिए कि भारत का लगभग 9 करोड़ या 8.5 करोड़ के आसपास जो है वो ये रुपए होता है। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यहाँ पे देता है। और साथियों कौन देता है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है, देखो पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार रहेगी, जो राशि दे रहा है वो नोबेल फाउंडेशन दे रहा है, जो कि 29 जून 1900 को बना है। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्वराजेश रिक्स बैंक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के लिए कौन नोबेल पुरस्कार की राशि देगा, जो छठा क्षेत्र है उसके लिए जो रुपए प्रदान करेगा वो देगा मेरे भाई स्वराजेश रिक्स बैंक। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि स्वराजेश रिक्स बैंक जो है वो क्या देगा, तो वो आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र की पुरस्कार राशि देगा। तो स्वराजेश रिक्स बैंक कहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे स्वराजेश रिक्स बैंक है, ये भी हमारा स्वीडन का ही बैंक है। स्वराजेश रिक्स बैंक बहुत ही बड़ा बैंक है, और ये अर्थशास्त्र में जो नोबेल प्राइज जीता है उसकी पुरस्कार राशि देता है, क्योंकि अर्थशास्त्र छठा क्षेत्र बना है। और पुरस्कार राशि लगभग दी जाती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, लगभग भारत के 8 से 9 करोड़ लगभग आप मान लीजिए मेरे भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि प्रत्येक साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। तो अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार की पहले अनाउंसमेंट होती है, तो पहले मेरे भाई घोषणा होगी, और घोषणा के बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घोषणा कहां पे होती है, तो नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा है मेरे दोस्त ऑस्लो में होती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि नोबेल पुरस्कारों की जो मेरे भाई घोषणा है वो कहां पे होती है, तो नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा है वो ऑस्लो में होती है। कुछ साथियों, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि घोषणा होती कब है, तो घोषणा आपकी अक्टूबर माह में होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में तमाम साथी हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, जो भी भोले बाबा को मानते हैं। ये है हमारा जो शांति समिति है, जहां पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये भी ऑस्लो में है। आप देख सकते हैं नोबेल पीस सेंटर, जहां पे नोबेल वालों का शांति का जो केंद्र है ये है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से कितना सुंदर और कितनी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे बनी है। तो बहुत ही कीमती ये इमारतें हैं जहां पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये ऑस्लो में है। और याद रखना है कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर में हो रही थी, और कहां पे हो रही थी, नॉर्वे देश की राजधानी कहां पर है मेरे दोस्त, ऑस्लो में है। हो सकता है राजधानी भी पूछ ले, तो आपको हर एक बात को याद रखना है। अच्छा, घोषणा कब हुई, अक्टूबर में होती है, पहले अनाउंसमेंट होती है, फिर आपका नोबेल पुरस्कार बाद में दिया जाता है। सबसे पहले आगे बढ़ता है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं, आपको ध्यान से सुनना है बेहतरीन तरीके से, तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, तमाम साथियों को, जो भी मेरा भाई है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से सुनेंगे, कि आपका जो ये पुरस्कार है, जो नोबेल पुरस्कार है, वो प्रत्येक वर्ष, पहले तो घोषणा हुई अक्टूबर में, देन उसके बाद आगे चलते चलते 10 दिसंबर को, कहा क्या बोले मेरे भाई, 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, जो कि किस देश की राजधानी है, स्वीडन देश की राजधानी है, स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो स्वीडन देश की कैपिटल कहां पर है, तो स्वीडन देश की कैपिटल है स्टॉकहोम में। पहले मेरे भाई घोषणा होती है। घोषणा कब हुई, घोषणा आपके अक्टूबर मंथ में हुई थी। और यहां पर आप देख सकते हैं ना, यहां पे ये इस बड़े महल में, कहां पे, बड़ा महल है ये, तो याद रखना है 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। अच्छा, क्यों 10 दिसंबर को ही ये दिया जाता है, क्या उससे पहले या उससे बाद में क्यों नहीं दिया, कोई और डेट क्यों नहीं चुनी, क्यों स्पेसिफिक डेट 10 दिसंबर चुनी, क्योंकि मेरे भाई आपको याद रखना है कि 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल साहब है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनकी मृत्यु हुई थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी, इसीलिए 10 दिसंबर को
हर वर्ष क्या दिए जाते हैं मेरे भाई, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। साथियों आगे बढ़ते हुए जिसको भी ये सीरीज अच्छी लग रही है, जो भी मेरा भाई बहन इसको फॉलो करना चाहता है, वो एक बार ज्यादा से ज्यादा भाई लोगों तक इस सीरीज को पहुंचा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है। देखिए मेरे भाई, शांति का जो नोबेल है वो बिना घोषणा के दे दिया जाता है। अच्छा, शांति का नोबेल बिना घोषणा के क्यों दे दिया जाता है? क्योंकि फिर तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। इसीलिए इसको बिना घोषणा के चुपचाप दे दिया जाता है। नाम बात में आता है कि इसको मिला है भाई। और याद रखना है, शांति का जो नोबेल है वो नॉर्वे देश की राजधानी ऑस्लो में दिया जाता है। क्वेश्चन कई बार एसएससी रिपीट कर चुका है। आप सीजीएल ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, वहां पे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शांति का जो नोबेल है वो नॉर्वे देश की राजधानी कहां पे, ऑस्लो में। अब ऑस्लो तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नोबेल पुरस्कारों की जब घोषणा हुई तो घोषणा भी ऑस्लो में हुई थी, जो कि नॉर्वे देश की कैपिटल थी। यहीं पर घोषणा होती है और यहीं पर आपका क्या दिया जाता है, यहीं पर आपका शांति का नोबेल पुरस्कार मेरे भाई दे दिया जाता है। भाई लोगों, अगर मैं बात करूं ये कहां पे दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार, तो शांति का नोबेल पुरस्कार आपका नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा नॉर्वे की संसद स्टोटिंग में दिया जाता है। कहां है नॉर्वे की संसद? तो अब ये है नॉर्वे देश की पार्लियामेंट। और यहीं पर शांति का नोबेल पुरस्कार कहां पर दिया जाता है? तो ऑस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे देश के राजधानी ऑस्लो में, जहां पर नॉर्वेजियन जो नोबेल समिति है वहां पर उनकी संसद है। नॉर्वे देश की संसद का नाम क्या है? स्टोटिंग है। यहीं पर आपका मेरे भाई क्या दिया जाता है? आपका पीस का नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को? 10 दिसंबर को दिया जाता है। बिना घोषणा के कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पीस का नोबेल प्राइज दिया जाता है। कहां दिया जाता है? नॉर्वे देश की राजधानी ऑस्लो में दिया जाता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति इसको स्टोटिंग, जो हमारी नॉर्वे देश की जो संसद है स्टोटिंग, वहां पे इसको दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए तमाम साथियों को, तमाम भाइयों को धीरे धीरे समझ आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। अच्छा, शांति का नोबेल पुरस्कार तो नॉर्वे देश की संसद स्टोटिंग में दे दिया जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बाकी अन्य सभी पुरस्कार 10 दिसंबर को तो दिए जा रहे हैं, लेकिन कहां दिए जाएंगे, जरा इस बात को भी थोड़ा सा बताइए। तो बाकी सभी जितने भी अन्य पुरस्कार हैं वो मेरे भाई अगर कहीं दिए जाते हैं तो वो आपके कहाँ दिए जाते हैं? तो बाकी सभी जो अन्य पुरस्कार हैं महादेव की कृपा से आपको याद रखना है, स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। मेरे भाई ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो तो दिया था नॉर्वे देश की राजधानी ऑस्लो में, लेकिन आपका जो बाकी सभी 5 क्षेत्रों के पुरस्कार है शांति के अलावा, वो स्वीडन देश की राजधानी कहाँ पे मेरे भाई? आपको तमाम साथियों को, तमाम भाई बहनों को याद रखना है कि स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? तो मेरे भाई आप बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं कि स्टॉकहोम आपके स्वीडन देश की राजधानी। और जो भी भाई बहन एसएससी के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है, बहुत कम 1 या 2 दिन के अंदर हमारा बैच लॉन्च होने वाला है, जो कि मैथ के लिए, और साथ में मैथ के लिए हमारा बहुत बेहतरीन बैच शुरू होगा, और मैथ के साथ साथ हमारा जीएस के लिए भी बैच शुरू होने वाला है। प्राइस इसके बता दिए जाएंगे बहुत जल्द, किसका प्राइस कितना रहने वाला है। मैं जीएस तो आप ये समझ लीजिए लगभग आपका 399 के आसपास ये बैच रहने वाला है, और मैथ का प्राइस बहुत जल्दी आपके बीच में बता दूंगा, और एक कॉम्बो बैच भी दोनों का रहेगा जो कि आपका लगभग 999 का रहने वाला है। तो जो भी भाई हमारे साथ जुड़ना चाहता है हमारे बैच के साथ जुड़ जाइए। हमारा कंबाइंड बैच एसएससी का बहुत जल्द, मैथ वाले टीचर भी हमारे बहुत बेहतरीन है, और साथ में जीएस में आपको इससे भी, ये है तो ये भी बहुत अच्छा, लेकिन इससे और कुछ ऐड इसमें भी कराने वाला हूं अगर आप हमारे बैच के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जो भी भाई बहन जुड़ना चाहता है वो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, और हमारे बैच के साथ भी जुड़ सकता है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, और एसएससी के लिए आ जाइए, जुड़ जाइए। अच्छा, आगे बढ़ता है मेरे भाई। आगे बढ़ते हुए आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक क्षेत्र में अधिकतम किसी भी व्यक्ति को 6 क्षेत्रों में वर्तमान में नोबेल प्राइज दिया जाता है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब क्या बात बोल रहे हैं भाई? अच्छा, एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को? तो एक क्षेत्र में अधिकतम बाबू आपको 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। यह बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखने, मतलब कि एक क्षेत्र है और उस एक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 3 बंदों को मिलेगा, 4 को कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 को मिल सकता है, या हो सके तो 2 को मिल जाए, 1 को मिल जाए। 1 को मिलेगा तो राशि 1 में रहेगी, 3 को मिलेगा तो 3 में राशि बढ़ जाएगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर एक आदमी को 100 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, और
अगर एक को ही मिलेगा तो 100 के 100 मिलेंगे, अगर 2 को मिल गया तो 50-50 मिलेंगे, और 3 को मिल गया तो एक को बच्चे 50 मिलेंगे और एक को 25-25 मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है। ये बात जैसा जिसने कार्य किया होगा वैसे ये पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो एसएससी में बार बार आ रहा है कि 1974 में एक नियम आया। अच्छा, नियम क्या आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट था कि मरने के बाद आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये नियम कब आया? तो 1974 में रूल आया कि मेरे भाई मरने के बाद नोबेल पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। एक क्षेत्र में अधिकतम दिया जाएगा तो 3 लोगों को, और मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये नियम कब आया? अगर ये क्वेश्चन एसएससी में पूछ ले तो बोलेंगे 1974 में ये नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा तो आज तक मरने के बाद कितने लोगों को मिला है? क्योंकि 1974 के बाद तो बंद कर दिया। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चित्र आपको अगर दिख रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से 2 चित्र आपको अगर दिख रहे होंगे तो याद रखना है अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को, मृत बोले तो भैया मरने के बाद, मरणोपरांत ये पुरस्कार हमारा यहाँ पे दे दिया जाता है। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, 2 व्यक्ति कौन है जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया? एक तो भाई साहब हमारे ये वाले भाई साहब है, ठीक है। अच्छा, कौन है एक बार इनको हम ध्यान से देखेंगे। एक भाई हमारे ये है एरी एक्सेल, ठीक है। एरी एक्सेल साहब को 1931 में मिलता है। ये है हमारे एरी एक्सेल साहब, ठीक है। दूसरे साहब है हमारे डेग हैमरशोल्ड। मेरे भाई आपको मैं बताऊंगा, जब मैं आपको यूएनओ पढ़ाऊंगा तो ये यूएनओ के क्या थे? महासचिव, यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी, आपके यूएनओ के महासचिव थे। और इन भाई साहब की क्या हो गई थी? हवाई दुर्घटना में, एरोप्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये है डेग हैमरशोल्ड, इनको मिला है भाई 1961 में, और ये है आपके एरी एक्सेल, इन भाई साहब को मिला है। तो इन दोनों भाई साहब को आपका जो नोबेल पुरस्कार है वो मरने के बाद आपका मरणोपरांत मिला है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो 2 लोग हैं, आप फोटो देख लीजिए। ये एरी एक्सेल साहब है, ये आपके डेग हैमरशोल्ड साहब है। दोनों ही व्यक्ति हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा बार जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला है तो किसको मिला है? तो सबसे अधिक बार जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो आपके रेड क्रॉस संगठन को मिला है। आप देख सकते हैं सामने मैंने रेड क्रॉस का लोगो भी यहाँ पे लगा दिया है, जो कि मदद करती है घायल लोगों की। साथियों, जब मैं रेड क्रॉस की बात करता हूं तो एक बार 1917 में मिला था, एक बार 1944 में मिला था, और एक बार 1963 में मिला था। अच्छा, 1917 में क्यों मिला? तो 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में घायल लोगों की मदद करी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घायल लोगों की मदद करी, ठीक है। और आपका 1944 में क्यों मिला? तो इन्होंने क्या करा? दूसरे विश्व युद्ध में भी यही काम करा जो प्रथम विश्व युद्ध में करा। मेरे भाई प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, और दूसरा विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945। तो इन 2 युद्धों में इन्होंने घायल लोगों की मदद करी, घायल लोगों के उपचार के लिए आगे आए। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े संगठन ने इनको क्या दे दिया? 1917 में नोबेल दिया, फिर दोबारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दोबारा 1944 में दे दिया, और फिर इनकी 100 साल पूरे होने की अवसर पर, 100 साल पूरे होने की, इनके स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे इनको पुनः एक और पुरस्कार से नवाजा गया। तो एक और नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 3 बार नोबेल पुरस्कार, तो एक बार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, दूसरे बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, तीसरे बार आपके 100 साल होने के उपलक्ष्य में इनको पुनः दिया गया। मेरे भाई ये जो रेड क्रॉस है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? तो जब मैं रेड क्रॉस की बात करता हूं तो रेड क्रॉस की जो स्थापना है दोस्त वो 8 मई 1863 कब हुई थी मेरे भाई? 8 मई 1863 जो है इस दिन रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी मेरे दोस्त। और रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है, रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कहां पर है आपका? स्विट्जरलैंड के जो जिनेवा है, जिनेवा शहर में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। रेड क्रॉस कब बना था? 8 मई 1863, और इसीलिए 100 वर्ष की उपलक्ष्य पे 1963 को इसको पुनः एक दिया गया, क्योंकि 2 बार महान काम किया था। तो तीसरे बार ये बोला कि अब इनको 100 साल हो गए हैं, अब इनको दोबारा एक दे दो। हो सकता है कि 2063 में इनको दोबारा मिले, लेकिन मेरे भाई आपको याद रखना है कि 1963 में इनको मिला है। 100 साल हो सकता है 200 साल होने के उपलक्ष्य में एक और दे दिया जाए, या उससे पहले दे दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में भी रेड क्रॉस महान कार्य कर रहा है दुनिया के अंदर।
अच्छा, ये रेड क्रॉस किसने बनाया था, इसके फाउंडर जो है वो कौन थे? तो रेड क्रॉस के फाउंडर थे आपके हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट के द्वारा रेड क्रॉस बनाया गया था। और साथियों, अगर मैं बात करता हूं, ये वो महान व्यक्ति है जिनको सबसे पहले, मैंने बोला नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। जब 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो रेड क्रॉस के संस्थापक, रेड क्रॉस के फाउंडर आपके हेनरी ड्यूनेट को मिला था। ये बात आपको डिटेल से, ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। एक एक बात याद रखनी है, तब जाके मेरे भाई बात बनने वाली है। अभी कुछ नहीं पढ़ा, सबसे अधिक बार रेड क्रॉस को मिला। रेड क्रॉस कब बना? रेड क्रॉस 8 मई 1863 को बना। आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। रेड क्रॉस के फाउंडर मेरे भाई हेनरी ड्यूनेट है। आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से, ड्यूनेट साहब क्या ऑरा था भाई, बढ़िया से मूछें बनाई हुई थी, देख सकते हैं आप। ये हमारे हेनरी ड्यूनेट साहब है। और इन्हीं को 1901 में सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए एक और व्यक्ति था। एक और व्यक्ति कौन था? तो एक और व्यक्ति थे आपके फ्रेडरिक पेसी। 1901 में जब नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई तो दो व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। एक का नाम आपका क्या है? तो एक का नाम मेरे भाई आपका क्या है? तो एक का नाम आपका फ्रेडरिक अल्फ्रेड ड्यूनेट है, एक का नाम फ्रेडरिक पेसी है। फ्रेडरिक पेसी कौन है? तो ये फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक कौन है मेरे भाई? आपका जो फ्रेंच पीस सोसाइटी एक है फ्रेंच में, वहां के उसको बनाने का जो काम किया है वो इन भाई साहब ने किया है, हमारे फ्रेडरिक पेसी साहब ने किया है, जिनको 1901 में हेनरी ड्यूनेट जो कि रेड क्रॉस के फाउंडर है, उनके साथ क्या मिला था? उनके साथ क्या मिला था? आपका नोबेल पुरस्कार मिला था। यह बात आपको डिटेल से याद रखना। तो फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो वो आपके कौन है? आपके फ्रेडरिक पेसी है। आपको इनके बारे में भी पता चल गया था। अच्छा, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष, कि ऐसे पुरुष जिन्होंने सबसे कम उम्र में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो सबसे कम उम्र में मिला था मेरे भाई लॉरेंस ब्रेग। क्या नाम है आपका? लॉरेंस, ये बैग नहीं है, लॉरेंस ब्रेग है। तो लॉरेंस ब्रेग साहब को, जो लॉरेंस ब्रेग साहब है, इनको सबसे कम उम्र में क्या मिला था? सबसे कम उम्र के पुरुष थे जिनको 25 साल, छोटी उम्र में, नादान थे भैया, हम तो 25 साल की उम्र में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनको 25 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिल गया। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला कौन है? तो सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला है मलाला यूसुफजई। शिक्षा के लिए आगे आई, आप देख सकते हैं मलाला यूसुफजई है, शिक्षा के लिए आगे आई, आवाज उठाई, और आवाज उठाते उठाते बहुत ज्यादा इसको अत्याचार सहने पड़े, और उसके लिए जो है, और लड़कियों के लिए आगे आई मलाला यूसुफजई, गोली तक इसको खानी पड़ी, लेकिन बाद में इसको बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार। अगर सबसे कम उम्र में व्यक्ति अगर बोलेगा, मेल फीमेल इसमें हम दोनों को लेके चलेंगे, सबसे पहला व्यक्ति जिसको सबसे कम उम्र में मिला तो वो मलाला यूसुफजई है। और सबसे पहली महिला जिसको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है तो उनका नाम भी क्या है? मलाला यूसुफजई है। भाई, अगर मैं इनकी बात करूं ना, इनकी जो उम्र थी जब इनको नोबेल मिलता है तो इनकी उम्र मात्र 17 साल थी। और 2014 में इनकी एक किताब आई थी, इनको 2014 में मिला था, माफी चाहूंगा, इनको 17 वर्ष की उम्र में 2014 में क्या मिलता है? आपका नोबेल पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, मात्र 17 साल उम्र में इनको मिला था। और इनकी दो किताबें हैं, एक किताब का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड, मैंने अंग्रेजी में भी यहाँ पे नोट किया है, वी आर डिस्प्लेस्ड, और एक किताब का नाम है आई एम मलाला। तो आई एम मलाला और वी आर डिस्प्लेस्ड दो किताबें हैं किसकी? मलाला यूसुफजई की। और इन्हीं को भाई, इन्होंने जो है वो सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई है मेरे भाई, याद रखना है। बेहतरीन तरीके से आप फोटो के माध्यम से देख भी सकते हैं मलाला जी को। और लड़कियों की शिक्षा के लिए आगे आई, इतिहास में लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान देश से आती है। और याद रखना है, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाला अगर व्यक्ति भी पूछेगा तो भी आपका क्या आएगा? मलाला आएगा। एक बार क्वेश्चन आया था कि मलाला यूसुफजई का एक और नाम क्या है? तो मलाला यूसुफजई का अन्य नाम है गुल मकई। ठीक है, तो गुल मकई नाम आप भूलना नहीं है, कतई भूलेंगे नहीं गुल मकई नाम। तो गुल मकई जी, जिनको मलाला यूसुफजई का एक अन्य नाम है, ये पाकिस्तान से, इनकी दो किताबें हैं, बी आर डिस्प्लेस्ड और
आई एम मलाला 17 साल की थी। कितने वर्ष की उम्र में मिला? 2014 में 17 साल की उम्र में इनको मिलता है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है। और जिसको भी वीडियो पसंद आ रही है तो अगले व्यक्ति एक बार देख लीजिए। अगला व्यक्ति आपका वो व्यक्ति है जिनको सबसे अधिक उम्र में मिला। और मलाला यूसुफजई जो इससे पहले मैं पढ़ा रहा था, इनके साथ एक भारत के व्यक्ति को भी मिला, उनका भी मैं बात नाम लेता हूं, वो है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को भी इनके साथ मिलता है, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलन भारत में करे थे और सामाजिक सेवा और शांति के लिए उनको वो पुरस्कार मिलता है और इनको भी शांति के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़े मेरे दोस्त। ये जो व्यक्ति आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो महान व्यक्ति है जिनको सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो सबसे कम उम्र में क्वेश्चन, सबसे अधिक उम्र में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति, कम वाला पूछेगा तो मलाला यूसुफजई बोलेंगे, लेकिन सर्वाधिक उम्र में पूछा है तो गुड इनफ है मेरे भाई। कितनी उम्र इनकी थी? तो गुड इनफ साहब को 97 वर्ष की उम्र में। भाई साहब कोई 60 साल या 80 साल के नहीं थे, 97 साल के व्यक्ति थे गुड इनफ साहब। इनको 97 साल की उम्र में क्या मिलता है? आपका नोबेल पुरस्कार मिलता है, केमिस्ट्री के फील्ड में मिलता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले कितने व्यक्ति हैं? तो पहले 2022 से पहले ये 4 व्यक्ति थे, लेकिन 2022 के बाद अब 5 हो गए। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो करंट में क्वेश्चन आ सकता है। तो कुल ऐसे 5 व्यक्ति है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। बोले भैया क्या बात है कि ऐसे 2 व्यक्ति है मेरे भाई, ऐसे 5 व्यक्ति है, माफी चाहूंगा, ऐसे 5 व्यक्ति है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कितने व्यक्ति है? 5 व्यक्तियों को 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा मेरे भाई कौन कौन है? तो एक है आपका मैरी क्यूरी, देख सकते हैं। इनको एक बार भौतिकी में मिला है 1903 में, एक बार इनको केमिस्ट्री में मिला है 1911 में। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका लिनस पॉलिंग या लाइनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग इनको बोलेंगे। लिनस पॉलिंग को केमिस्ट्री में 1954 में और आपका पीस में 1962 में। बहुत ही बेहतरीन 2 बार मिला है लिनस पॉलिंग को। जॉन बारेडिन, देख सकते हैं ये लिनस पॉलिंग है, जॉन बारेडिन साहब है। जॉन बारेडिन साहब को दोनों बार फिजिक्स में, तो 2 बार फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो जॉन बारेडिन है। ठीक है। उसके बाद है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को मिला है दोनों बार ही केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पाने वाले व्यक्ति एक फ्रेडरिक सेंगर है और एक है कार्ल बेरी शार्पलेस। ये है फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है। और अगला नाम है आपका कार्ल बेरी शार्पलेस। तो कार्ल बेरी शार्पलेस जो व्यक्ति है, इनको भी केमिस्ट्री में ही दोनों बार मिला है। एक बार 2001 में मिला है और अभी 2022 में इनको पुनः मिला था। कार्ल बेरी शार्पलेस को महान कार्य कर रहे थे, देख सकते हैं आप अभी भी ये कार्ल बेरी शार्पलेस है। तो ये 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन कौन है एक बार दोबारा हम इनको देखेंगे। बेहतरीन तरीके से आपको मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट तरीके से। तो ये है वो 5 व्यक्ति। ये है मैरी क्यूरी, 2 बार मिला है। लिनस पॉलिंग 2 बार मिला है। जॉन बारेडिन 2 बार मिला है। फ्रेडरिक सेंगर 2 बार मिला है। और कार्ल बेरी शार्पलेस को भी जो ये पुरस्कार है वो 2 बार मिला है। देखिए मेरे भाई, इन पीपीटी को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी आप भी जानते हैं। इसीलिए इस सारा डाटा एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, इतनी ज्यादा शेयर कर दो कि एसएससी की जो आपका लाइब्रेरी में बैठा भाई बहन तैयारी कर रहा है उन सभी तक पहुंच जाइए। मैं भी एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूं और कोशिश कर रहा हूं कि हर एक उस भाई बहन तक अपना बेस्ट पहुंचाऊं जो कि बेहतरीन तरीके से अच्छे कंटेंट पाना चाहते हैं। और इस बार एसएससी में बहुत ज्यादा सिलेक्शन हम देने वाला है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जब नोबेल पुरस्कार, मैंने आपको बताया कि 1969 में दिया गया, जब दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तब 2 व्यक्तियों को दिया गया। सबसे पहले कितने व्यक्तियों को दिया? 2 व्यक्तियों को। अच्छा, वो 2 व्यक्ति कौन थे? तो एक का नाम था रेगनर फ्रिश किटिल, है ना। तो रेगनर फ्रिश जो कि नॉर्वे देश के हैं, इनको भी इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिलता है। और दूसरे जो व्यक्ति है उनका नाम अगर मैं आपको बताना चाहूं तो दूसरे व्यक्ति आपके जॉन टीन वर्गेन। तो जॉन टीन वर्गेन और जो कि नीदरलैंड से थे, आपको याद रखना है। और एक नाम है आपका रेगनर फ्रिश। ये रेगनर फ्रिश हो गया, इनको रेगनर फ्रिश भी कई बार कहा जाता है।
रैगनर फ्रिस्क बोल दो, आप रैगनर फिश बोल दो, दोनों चलेगा। तो रैगनर फ्रिस्क जो आपके है, इन भाई साहब जो है इनको भी मिला है, और इनके साथ साथ किसको मिला, जॉन टिनबर्गन जो कि नीदरलैंड से है। तो दो व्यक्तियों को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और जब शुरुआत हुई थी तब भी दो व्यक्तियों को मिला था, हेनरी ड्यूनेट और आपका फ्रेडरिक पेसी। कौन थे फ्रेडरिक पेसी, वो बता चुका हूं। हेनरी ड्यूनेट कौन थे, वो भी बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे बढ़ते हुए तमाम साथियों को बताना चाहेंगे कि रैगनर फिश आप याद रख लीजिए और जॉन टिनबर्गन याद रख लीजिए। इन दोनों ही व्यक्तियों को क्या मिला था, सबसे पहले इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब वो बारी है जहां पे एसएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चित्र आप देख रहे होंगे पीछे, ये और कोई नहीं, ये बहुत महान व्यक्ति है, और ये वो महान व्यक्ति है जिनको ये थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो भारतीय व्यक्ति है वो कौन कौन है। तो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। अगर बात करूं मैं रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि। तो इनकी पुस्तक है गीतांजलि, और गीतांजलि पुस्तक के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। तो गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था मेरे भाई। और कब मिला था, तो बोलेंगे 1913 में मिला। साथियों 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, पूरे भारत में और पूरे एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार। आपको याद रखना है क्षेत्र कौन सा है, किताब के क्षेत्र में मिला तो साहित्य बोले तो आपका, बुक बोले तो साहित्य, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय है आपके रविंद्रनाथ टैगोर मेरे भाई। याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है मेरे भाई। लिटरेचर के फील्ड में मिला था, और याद रखना ये पहले एशियाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, प्रथम एशियाई और प्रथम गैर यूरोपियन कौन सा व्यक्ति है। पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपियन। गैर यूरोपियन मतलब जो यूरोप से नहीं है, बोले तो भैया जो यूरोप से नहीं है उसको गैर यूरोपियन ही बोलेंगे, एशिया से है। तो पूरे एशिया में भी सबसे पहले, और पूरे भारत, जब एशिया में मिला तो भारत में तो नॉर्मल सी बात है कि मिलेगा ही मिलेगा। तो याद रखना है कि पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपियन है आपके कौन, आपके रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको क्वेश्चन एसएससी में कुछ भी बनाया जा सकता है। लेवल बढ़ रहा है, सीटें कम है, एस्पिरेंट ज्यादा है, स्टूडेंट ज्यादा है। तो पहले गैर यूरोपियन कौन है, तो भी रविंद्रनाथ टैगोर लगाओगे। पहले एशियाई कौन है, तो भी रविंद्रनाथ टैगोर लगाओगे। आपका साहित्य के किस क्षेत्र में मिला रविंद्रनाथ टैगोर को, साहित्य के क्षेत्र में। किस किताब के लिए मिला, सर गीतांजलि के लिए मिला। कब मिला, सर 1913 में मिला। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, गलती वालों को नंबर नहीं मिलता। एसएससी में आपको कंटेंट अच्छा पढ़ के जाना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ के बात बन जाएगी, नहीं, बात नहीं बनेगी। आपको अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा जो परीक्षाओं में आपको बार बार पूछा जाता है मेरे भाई। एक एक बात को आपको जानना पड़ेगा, तभी जाके आप एसएससी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा नाम एक वैज्ञानिक का है, और वो वैज्ञानिक जिनका नाम है मेरे भाई सीवी रमन। सीवी रमन की बात करूं तो सीवी रमन को जो ये पुरस्कार मिलता है वो 1930 में मिलता है, रमन प्रभाव के लिए। और क्षेत्र कौन सा था, फिजिक्स का। तो याद रखना है, भौतिकी के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय क्या नाम है मेरे भाई। तो यहां पे आपको दिक्कत नहीं लेनी है। तो सीवी रमन ऐसे व्यक्ति है जिनको रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। और भाई लोगों आपको याद रखना है कि इन्हीं के याद में 28 फरवरी को, कितने फरवरी को, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, कौन सा विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करेंगे मेरे तमाम साथी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यहाँ पे कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमणा के याद में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे आप सभी लोगों के साथ, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो याद रखना है कि दूसरे व्यक्ति, और याद रखना है प्रथम वैज्ञानिक भी आ सकता है, प्रथम साइंटिस्ट भी आ सकता है मेरे भाई, प्रथम वैज्ञानिक भी आ सकता है कि प्रथम वैज्ञानिक व्यक्ति जिनको आपका क्या मिलता है। तो प्रथम वैज्ञानिक जिनको आपका नोबेल पुरस्कार मिलता है, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, तो उनका जो नाम है मेरे भाई वो क्या है, तो इनका नाम है आपका सीवी रमन। और इन्हीं की याद में नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हमारे देश में मनाया जाता है। अगला नाम बहुत ही प्यारा नाम है, और नाम है आ रहा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना कौन व्यक्ति है, भौतिकी के क्षेत्र में तो मिल गया, ये भी एक वैज्ञानिक ही थे।
इनको 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। मेरे भाई जो आपका इनको क्यों मिला, तो आर्टिफिशियल जो ऑर्गेनिज्म है, आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म में इनको कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बोले भैया कब मिला, तो याद रखना है 1968 में मिला। 1968 में मिला, इस बात को मान लिया मेरे भाई। इसके बाद किसको मिला, तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय, तो इनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। भौतिकी के क्षेत्र में पाने वाले पहले व्यक्ति सीवी रमन, और अगर विज्ञान के क्षेत्र में भी पूछेगा तो भी कौन है, सीवी रमन। लेकिन प्रथम भारतीय पूछेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर है। गलती करने की आवश्यकता मेरे भाई नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए तमाम साथियों के साथ अगला है मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा की मैं बात करता हूं तो इनको 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अच्छा भाई, क्या किसी भारतीय महिला को अभी तक मिला है? अभी तक तो रविंद्रनाथ टैगोर को, सीवी रमना को, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। जी हाँ, ये है मदर टेरेसा जी, आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है इनको। बहुत ही अच्छा कार्य करती थी ये। इनको नोबेल पुरस्कार 1979 में मिलता है, और ये किस कार्य के लिए भाई? सामाजिक कार्य के लिए। सामाजिक बोले तो फिर तो शांति में ही मिला होगा, और किस में मिलेगा? अगर मैं इनकी बात करता हूं तो ये पैदा कहीं भारत में नहीं हुई थी, लेकिन बाद में इनको भारत से लगा हुआ, भारत से प्यार हुआ, और भारत की ये क्या बन गई थी? निवासी बाद में बन गई। किस देश से आई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा आपके अल्बानिया देश की निवासी थी, और इन्होंने जो है लगभग 1948 के आसपास भारत की जो नागरिकता है वो प्राप्त की थी। विकिपीडिया के मुताबिक ये डाटा मेरे पास पहुंचा है कि कहाँ के मुताबिक, तो 1948 में, और कई सोर्स हमारे पास जैसे बुक्स वगैरह, वहां पे भी कई सोर्स है जहां पे ये दिया है कि 1948 में इन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। कई किताबों में 1900 कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि 1948 में मदर टेरेसा ने क्या करी थी? आपकी भारत की नागरिकता प्राप्त करी थी। किस देश से भारत आई थी बच्चे? तो अल्बानिया से मेरे भाई बहन आई थी। और किस क्षेत्र में मिला? तो पहली महिला, भारत की पहली महिला जिनको नोबेल मिला। किस क्षेत्र में? या शांति के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले प्रथम व्यक्ति, पुरुष या महिला में, तो भी नाम क्या आएगा आपका? मदर टेरेसा मेरे भाई आएगा। एक बात आपको समझनी है, ये मदर टेरेसा को आपने देख लिया होगा। अब है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कौन है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर? तो इनको 1983 में आपका चंद्रशेखर लिमिट के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इनको कब मिला? 1983 में। और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले दूसरे भारतीय बने आपके कौन? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। मेरे भाई आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहता हूं, अगला नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की जब मैं बात करूंगा तो 1998 में, याद रखना है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो याद रखना है कि 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए आपका अमर्त्य सेन को क्या मिला? अमर्त्य सेन को क्या मिला? आपका नोबेल पुरस्कार। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले भारतीय। याद रखना है मेरे भाई, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय। ध्यान से सुनना है, नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय। तो क्या नाम है भाई? भूलना नहीं है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल जो मिला था किसी व्यक्ति को, तो वो नाम क्या है? तो बच्चे वो नाम है आपका क्या? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले जो प्रथम भारतीय है वो आपके कौन है? 1998 में मिला, वो नाम है अमर्त्य सेन। क्या है भाई? याद रखना है, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के पाने वाले प्रथम भारतीय है। ठीक है जी, मान लिया कि प्रथम भारतीय है जिनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिलता है। बहुत ही बेहतरीन बात है। आगे बढ़ते हुए तमाम साथियों के साथ अगला नाम आ रहा है वीएस नायपाल। अगर पूछेगा भाई भौतिकी में दूसरा, तो भौतिकी में दूसरा चंद्रशेखर को, है ना, लेकिन इकोनॉमिक्स में पहला भारत में अमर्त्य सेन को। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में दूसरा नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम वीएस नायपाल है। और क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में पहला तो मैं आपको बता चुका हूं कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। और मेरे साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि 2001 में जो साहित्य का जो नोबेल है,
साहित्य का जो नोबेल है वो किसको मिला है? तो साहित्य का नोबेल 2001 में मिला है वीएस नायपाल को मेरे भाई। याद रखना है वीएस नायपाल को कब मिला? 2001 में मिला। तो भौतिकी के क्षेत्र में दूसरा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और आपका इकोनॉमिक्स के फील्ड में पहला अमर्त्य सेन, और आपका साहित्य के क्षेत्र में दूसरा वीएस नायपाल। क्योंकि भौतिकी में पहला तो सीवी रमन ने जीता था, दूसरा जीता किसने? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। और उसी प्रकार साहित्य में पहला रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था पूरे भारत और पूरे एशिया में। लेकिन अगर बात करें भारत में दूसरा जो साहित्य में जीता वो जीता वीएस नायपाल ने। ये तमाम बातें, तमाम चीजें आपको डिटेल से याद रखनी पड़ेगी। अभी तक शांति में भी जीत चुका है, चिकित्सा में भी जीत चुका है, साहित्य में भी जीत चुका है, भौतिकी में भी जीत चुका है। बचा क्या? अर्थशास्त्र में भी जीत चुका है। तो बचा एक ही है मेरे भाई, और वो जो बचा है वो बचा है आपका रसायन, बोले तो केमिस्ट्री। तो बेहतरीन तरीके से आप समझ लीजिएगा कि वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 का मिला। तो वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में केमिस्ट्री के फील्ड में आपका क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और मेरे भाई केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार। रसायन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रसायन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, तो मेरे भाई आपको डिटेल से पता होना चाहिए कौन है? वेंकट रमन रामकृष्ण है। उसके बाद मलाला के साथ मैं बताया था कि उसको मिला था कैलाश सत्यार्थी। कब मिला था इनको? तो 2014 में मलाला के साथ शांति का नोबेल इनको मिला था। एक आंदोलन इन्होंने चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन से ये जुड़े थे, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे भाई साहब, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अंत में अभिजीत बनर्जी को 2019 में, ये पूर्ण रूप से भारत के व्यक्ति नहीं थे, मतलब कि भारतीय मूल के व्यक्ति थे। 2019 में इनको मिलता है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है। तो वेंकट रमन रामकृष्ण को केमिस्ट्री में पहला, कैलाश सत्यार्थी को शांति में दूसरा, क्योंकि इससे पहले मिला था मदर टेरेसा को। कब मिला था मदर टेरेसा को? तो मदर टेरेसा की जब मैं बात करता हूं तो मदर टेरेसा को आप देख सकते हैं, इनको 1979 में बच्चों सामाजिक कार्य के लिए इनको शांति के क्षेत्र का पहला नोबेल, आप देख सकते हैं इनकी फोटोज। यहाँ पे मैंने फोटोज ऐड नहीं करी थी। अच्छा आगे बढ़ता है। अच्छा इस साल तो 2026 में तो नोबेल पुरस्कार अक्टूबर में घोषणा होगी और दिसंबर में 10 दिसंबर को मिलेंगे। तो फिर 2025 के एग्जामिनर आपसे परीक्षा में, इस बार की जो एसएससी परीक्षा है उसमें पूछ सकता है। बहुत सारी भारी भरकम सीटें हैं, 25,000 प्लस सीटें आपकी रहने वाली है। तो चिकित्सा बोले तो आपका मेडिसिन में जो मिला वो मैरी ई ब्रूंको, फ्रेड राम्सडेल, क्या है? फ्रेड राम्सडेल। तो और याद रखना आपका शिमोन साकागुची। क्या नाम है आपका? मैरी ई ब्रूंको, मैरी ई ब्रूंको। तो ब्रूंको नाम के कुत्ते ने क्या कर दी? आपका राम्सडेल, फ्रेड राम्सडेल, क्या बोलेंगे? फ्रेड राम्सडेल और शिमोन साकागुची। तो शिमोन साकागुची, फ्रेड राम्सडेल और आपका मैरी ई ब्रूंको। भैया इतना ही खतरनाक नाम, मैं तो हमारे देश में तो बहुत कॉमन नेम होते हैं, लेकिन बाहर जो है वो उनके लिए भी आसान है क्योंकि इंग्लिश में है, लेकिन हमको बहुत मुश्किल लगते हैं। भैया कौन याद करेगा शिमोन साकागुची? कौन याद करेगा ब्रूंको? कौन याद करेगा राम्सडेल, फ्रेड राम्सडेल? बड़ा मुश्किल होता है। फिजिक्स में जो मिला था वो मिला था क्लार्क को, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और आपका कौन है? जॉन एम मार्टिनस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको समझ भी आ रहा होगा धीरे धीरे। रसायन को देखते हैं तो केमिस्ट्री में सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन, ठीक है, रिचर्ड रॉबिन्सन और आपका उमर एम यागी, ठीक है। 3 व्यक्ति को मिला आपका सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और आपका अगला नाम है उमर एम यागी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जा रहा है, एक साहित्य का, एक शांति का, क्योंकि मेरे भाई ये एक ही बंदे को मिला था। सबसे पहले मिला था लाजलो क्राजना हरकोई, ठीक है, याद रखना है। लाजलो क्राजना हरकोई को मिला था आपका साहित्य के क्षेत्र में, और शांति के जो क्षेत्र में मिला था मेरे भाई वो मिला था मारिया कोरिना मचाडो। तो मारिया कोरिना मचाडो को मिला था शांति के क्षेत्र में।
साहित्य में मिला था लाजलो क्राजना होरकोई को, मेरे भाई याद रखना है। और आपका रसायन विज्ञान में मिला था सुसुमु किटागावा को, रिचर्ड रॉबिन्सन को और आपका उमर एम यागी को। ये तमाम बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है मेरे भाई। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट तक आप यहाँ पे कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हुए तमाम साथियों के साथ, नोबेल पुरस्कार की स्थापना आप सभी को पता है किसने करी थी, आपका अल्फ्रेड नोबेल ने करी थी। आप सीधे आंसर लगा दोगे अगर आपको पता है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है। क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड, तो पहली बार नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, 1901 में दिया गया। ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। आसान लगता है जब पूरा टॉपिक पढ़ा जाता है। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के हैं, भाई आसान लग रहा है, स्वीडन के हैं। आसान कब लगता है, जब चीज़ों को पढ़ा जाता है, ठीक है। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में, तो शुरुआत में 5। क्वेश्चन ये भी आ सकता है शुरुआत में कितने क्षेत्रों में 5, लेकिन आज की डेट में कितने क्षेत्रों में मेरे भाई, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको बेहतरीन तरीके से जानना होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 1969 में कौन सा नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया, तो मेरे भाई अर्थशास्त्र का नोबेल शुरू किया गया था। कोई और तो नहीं किया होगा, क्योंकि बाकी सब तो 1901 में शुरू हो गए थे। क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि नोबेल जो शांति पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है, तो जहाँ पे घोषणा होती है। नॉर्वे देश की राजधानी ऑस्लो में क्या होती है बच्चों, इसकी घोषणा होती है। तमाम साथी आप सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार जो विजेता है, तो कौन है पहले भारतीय, तो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या आप सभी लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो सब साथियों ने ये तमाम क्वेश्चन पढ़ लिए हैं बेहतरीन तरीके से। हाँ, ये क्वेश्चन आप बताओगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, ये भी आप बताएंगे। और ये भी आप बताएंगे कि सीवी रमन को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिलता है, और ये भी आपने बताना कि मदर टेरेसा को, चलो ये क्वेश्चन बता देना कि मदर टेरेसा को शांति का नोबेल कब मिला, क्योंकि तमाम चीज़ें इस टॉपिक में कवर है। तो जिसको भी नहीं समझ आया वो एक बार आराम से दोबारा इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। तमाम वीडियो आपको बहुत मेहनत के साथ ये तमाम वीडियो बनाई गई है। तो जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे चैनल के साथ पढ़ रहा है, उन सभी साथियों को राधे राधे। और आप सभी लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, और अंत में इस पूरे टॉपिक को आप देख लीजिएगा। और अगर आपको भरोसा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है हमारे नए एसएससी के बैच के साथ, वो भगवान शिरगुल महाराज का नाम हर हर महादेव आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तमाम साथी हर हर महादेव आप देख सकते हैं। और 7876145409 के माध्यम से आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर जय माँ भंग्याणी जय शिरगुल महाराज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हर हर महादेव लिखकर, अगली वीडियो बहुत जल्द आपके बीच पुरस्कार की आने वाली है। सभी साथियों को राम राम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक जो एसएससी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। सभी साथियों को राधे राधे, हर हर महादेव।